आसफ खान और मान सिंह का। जब आसफ और मान सिंह युद्ध होने के पश्चात अपने दरबार में जाते हैं, अजमेर अकबर के दरबार में, जब वहां जाते हैं तो इनकी 6 महीने के लिए ड्यूटी बंद कर जाती है। इस विजय के उपलक्ष्य में इतिहासकार भी कहते हैं, जैसे कर्नल जेम टोड है, अलबदाइनी, देव कोठारी, ये इतिहासकार एविडेंस के साथ बताते हैं। वेलकम बैक ऑन एन अदर वीडियो। मैं इस वक्त हल्दी घाटी की तरफ जा रहा था, तो जाते हुए मुझे आप गौरव केंद्र है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो सामने ऊपर महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है वो लगी हुई है। और ये राष्ट्रीय तीर्थ है, नेशनल तीर्थ है उदयपुर का। तो ये है प्रताप गौरव केंद्र की बुक जो आउटलेट है। यहाँ पर एंट्री टिकट की बात करूँ भैया तो कितना लगता है? 100 रुपीज़ पर पर्सन। ओके। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अंदर, और अंदर ये भाई हैं, ये मेरे को गाइड करेंगे थोड़ा सा देखने को। आपको वो जो झलक है वो दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। अगर इस साइड की बात करूँ तो ये जो होते हैं महाराणा प्रताप अपने घोड़े भाले से वार करते हैं मान सिंह पर। मान सिंह पर वार करते हैं तो मान सिंह होता है जो अपने ओहदे में छुप जाता है, और इनका जो महावत होता है वो मर जाता है। अच्छा। महावत मर जाता है तो महाराणा प्रताप समझते हैं कि मान सिंह की मृत्यु हो चुकी। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप क्या समझते हैं, मान सिंह की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप होते हैं जो चेतक घोड़ों को हाथी की सूंड से नीचे उतारते हैं। जब हाथी की सूंड से नीचे उतारते हैं तो उस हाथी की सूंड में एक तलवार होती है, उस तलवार से चेतक घोड़े की पिछली टांग पर झटका लगता है और चेतक घोड़ा वहीं पर घायल हो जाता है। जब घायल हो जाता है तो वहाँ पर किसी न किसी सैनिक या सेनापति की आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति में मोर्चा संभालने के लिए। तो वहाँ सैनिक या सेनापति की आवश्यकता होती है। तो एक बड़ी शादी के राजा होता है जालामान, जो स्वयं राणा प्रताप जैसे दिखते हैं, कदकाठी में भी राणा प्रताप जैसे थे। तो उन्होंने राणा प्रताप से जिद्दी करी, और जिद्दी कर राणा प्रताप की जो वेशभूषा होती है वो वेशभूषा लेते हैं और पहनते हैं, और पहनकर इस युद्ध में युद्ध लड़ते हैं, और युद्ध लड़ते हुए अंत में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और महाराणा प्रताप को वहाँ से सुरक्षित निकाल दिया जाता है जंगलों में। ये काम करते हैं बड़ी शादी के राजा होता है जालामान। तो ये जो इस साइड अगर चलते हैं तो ये इधर बात करूँ तो ये दृश्य वो है जब महाराणा प्रताप अपने गुस्से में हो जाते हैं तो अपनी तलवार के एक ही वार से जिरेब अख्तर सहित, मतलब ऊपर जो कवच पहना हुआ था उस कवच सहित घोड़े सहित 2 फाड़ कर देते हैं एक ही वार से। इतना गुस्सा होता है महाराणा प्रताप का उस समय। अगर बलोल खा का वार कर देते तो एक झटके से 2 फाड़ कर देते हैं ये। अगर महाराणा प्रताप की अगर बात करूं तो वो तकरीबन 7.5 फीट के थे जी, राइट। और वो अपने ऊपर इतना सारा वजन लेके कैरी करते थे, 200 किलो का वजन लेके घूमते थे वो। तकरीबन 207 शायद मैंने पढ़ा था, 207। और उनका भाला भी तकरीबन बहुत किलो का था, 32 किलो का भाला था। 32 किलो का भाला ही था अकेला। वो जो तलवार और ये वस्त्र थे, आभूषण थे, वहाँ सारे पहनते तो 207 किलो का वजन हो जाता था ये। अरे भाई, और इतना वजन लेके युद्ध लड़ते थे ये। चलो फिर हम लोग आगे चल के दिखाते हैं आपको आगे क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं। आपको यहाँ पूरी वो कीर्ति है जो वीर गाथा है वो दर्शाने की कोशिश की गई है। आप यहाँ आएंगे तो मज़ा आ जाएगा भाई, कम से कम एक बार विजिट जरूर करिए। सामने ये स्टेचू है जो चेतक घोड़े का स्टेचू है, कि चेतक घोड़ा भी अपनी वीरता दिखाता था कि 3 टांगों पर। इधर ये क्या है? ये भारत माता मंदिर, जो भारत माता की मूर्ति है, और ये है महाराणा प्रताप, इनका स्टेचू बना हुआ है। भारत माता मंदिर बना हुआ है, इन्हीं भारत माता का वो ऊपर मंदिर भी बना हुआ है। अच्छा। जो देश के एक संस्कृति, मतलब देश की विरासत को बचाने के लिए ये भारत माता मंदिर बना हुआ है। अपने माता से भी बढ़कर इस भारत माता को मानते हैं। ये इधर भी महाराणा प्रताप का स्टेचू है। ओके। और इस तरफ है जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू है। अरे वाह, जो कि ऐसा लग रहा है वाकई में रियलिस्टिक लग रहा है कहीं ना कहीं। और ये शायद पीतल से कुछ या फिर पेंटिंग है कि धातु से बनी हुई है। वाह, इस जगह आप आकर फोटो वगैरह क्लिक कर सकते हैं, अपना चेहरा अंदर लगा के। वाह, यहाँ से आपने जो हल्दी घाटी विजय दुर्गा, तो हल्दी घाटी युद्ध कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था और कब हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय रही थी, इसके बारे में आपको मॉडल के माध्यम से सारी अंदर जानकारी दी जाती है। ओके। कि अंदर किस प्रकार के युद्ध लड़ा था उन्होंने। तो ये सारा ये दृश्य होता है, ये लोग तय करते हैं हमें हल्दी घाटी युद्ध कैसे करना है। वैसे तो सारा का सारा युद्ध का जो मोर्चा संभालते हैं महाराणा प्रताप संभालते हैं, लेकिन अगर किसी को विकट परिस्थितियां आ जाती है तो छापामार युद्ध पद्धति का जो नेतृत्व करते हैं वो महाराणा प्रताप करते हैं, और मैदानी क्षेत्रों का जो नेतृत्व करते हैं वो जालामान सिंह जी करते हैं।
जिस रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे वो हल्दीघाटी दर्रा कहलाता है। इस दर्रे की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि एक बार में एक घुड़सवार ही निकल सकता था। सामने से अगर कोई योद्धा आ जाता है तो उसको लड़ाई ही करनी पड़ती, दोनों में से कोई भी योद्धा पीछे मुड़कर नहीं भाग सकता था। इतना सकरा ये दर्रा था। पधारिए। वाह, ये पूरी एक तरह से सुरंग के जरिए दर्शाया गया है। ये जो बिल्कुल वैसा ही रास्ता बना था हल्दीघाटी दर्रा। ओके, दर्रे के टाइप पूरे जैसे हल्दीघाटी युद्ध हुआ था उसी तरह इस पूरे दीर्घा का निर्माण किया गया है। महाराणा प्रताप की सेना दर्रे से निकलते ही मुगल सेना पर आक्रमण कर देती है। आक्रमण इतना तेज होता है कि मुगल सेना डरकर भागने लगती है। जब यह सेना भाग रही होती है तो उनका एक अतिरिक्त सेनापति होता है मित्र खां। वो देखता है कि हमारी सेना भाग रही है तो हम बिना लड़ाई हार जाएंगे, तो अब सेना को रोकने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो ये ढोल बजाता और एक झूठी अफवाह फैलाता है कि हमारी सहायता के लिए अकबर स्वयं आ रहा है, जबकि इस युद्ध में अकबर कभी आता नहीं है। लेकिन सेना को ये लगता है कि अकबर आ रहा है। तो इस स्थिति में सेना के अंदर एक नया जोश का संचार पैदा होता है और खमनोर नामक जगह पर भीषण युद्ध होता है। बताइए, जहां पर यह भीषण युद्ध होता है खमनोर नामक जगह पर, वहां पर लाशों के ढेर हो जाते हैं और खून के बड़े बड़े तालाब बन जाते हैं। खून के तालाब इसलिए बनते हैं कि जिस समय ये युद्ध होता है उस समय बारिश चल रही होती है। बारिश के कारण छोटी छोटी तालाबों में पानी बढ़ जाता है और उसी जगह युद्ध होता है तो खून भी उस पानी में मिक्स हो जाता है, तो सारा पानी लाल रंग का हो जाता है। इसी कारण उस जगह को रक्ततलाई नामक स्थान कहा जाता है। यहीं पर जो महाराणा प्रताप के प्रमुख सहयोगी थे रामसा तंवर, उनका और उनके तीनों पुत्र का भी बलिदान इसी जगह हो जाता है। होगा कि महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े के बारे में, कि महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा कितना स्वामी भक्त था। जिस प्रकार महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा स्वामी भक्त था उसी प्रकार महाराणा प्रताप के 4 हाथी थे। 4 हाथी थे जिसमें से राम प्रसाद, द्रोणा, चक्रबाब और खांडेराव। इसमें से जो राम प्रसाद नाम का हाथी था, ये हाथी बहुत बलशाली हाथी था। इस हाथी ने अकबर के 14 हाथियों को मार गिराया था। अब अकबर के 14 हाथियों को मार गिराया तो ऐसे बलशाली हाथी को देखने के लिए किसका मन नहीं करता है। तो अकबर ने अपने सैनिकों द्वारा फरमान जारी किया गया कि इस राम प्रसाद नाम के हाथी को या तो जिंदा बंदी बनाकर अजमेर लाया जाए या फिर इसकी लाश बंदी बनाकर अजमेर लाई जाए। तो इस राम प्रसाद नाम के हाथी को मुगल सैनिक होते हैं जो जिंदा बंदी बनाकर अजमेर ले जाते हैं, लेकिन अजमेर ले जाने के पश्चात इस हाथी का वहां पर धर्मांतर किया जाता है। अब धर्मांतर किया जाता है तो इसका नाम राम प्रसाद से पीर प्रसाद रख दिया जाता है। लेकिन ये हाथी अपने स्वामी भक्ति के कारण 18 दिन तक वहां पर कुछ भी खाता पीता नहीं और अंत में वहीं पर प्राण त्याग देता है। तो इससे आशय ये स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा स्वामी भक्त था उसी प्रकार महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त हाथी भी था राम प्रसाद नाम का। क्योंकि चेतक घोड़े के बारे में सबको बच्चों को जानकारी होती है, लेकिन हाथी के बारे में बहुत जंगलों में। तो जंगलों में जाने के पश्चात क्या होता है कि जंगलों में इनका मोर्चा संभालते हैं भील सैनिक। भील सैनिक होते हैं जो पहाड़ों से युद्ध करना बहुत वाकिफ होते हैं, जानकार होते हैं। तो इन्होंने भील सैनिकों ने महाराणा प्रताप के साथ कंधों से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा था। और ये भील सैनिक होते हैं तीर कमान में भालों से वार करते हैं मुगल सेना पर। जब मुगल सेना पर वार करते हैं तो मुगल सेना होती है जो मैदानी स्थान छोड़कर, रण क्षेत्र छोड़कर निकल जाते हैं वहां से, क्योंकि ये मुगल सैनिक होते हैं जो भील सैनिकों का सामना नहीं कर पाते। फिर अगला ये दृश्य देखते हैं आप चेतक घोड़े का। जब चेतक घोड़ा घायल हो जाता है, घायल होने के पश्चात भी अपने स्वामी को सुरक्षित रखने के लिए अपने स्वामी भक्ति के कारण घायल अवस्था में भी ये 20 फीट के नालों को पार करता है और 20 फीट के नालों को पार कर इस स्थान पर आ जाता है खोरिमली नामक स्थान पर। जो खोरिमली नामक स्थान है खमनोर में, वह पर आने के बाद चेतक घोड़ा अपने प्राण त्याग देता है। आज भी अगर वर्तमान में आप चेतक घोड़े की समाधि देखना चाहते हैं तो खोरिमली नामक स्थान है खमनोर में, वहां पर चेतक घोड़े की समाधि बनी हुई है। फिर ये जो पिछला दृश्य देख रहे हैं आप, गोगुंदा के किले में मुगल सैनिकों का शिविर लगता है। जब गोगुंदा के किले में मुगल सैनिकों का शिविर लगता है तो महाराणा प्रताप की सेना को पता चलता है कि मुगल सैनिकों का शिविर गोगुंदा के किले में लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप की जो सेना होती है वो मुगल सैनिकों के जो शिविर लगता है उस किले के बाहर चारों तरफ एक बड़ी सी दीवार चुनाई जाती है और एक खाई खुदाई जाती है, ताकि उसके अंदर जो रसद सामग्री ले जाने के रास्ते होते हैं वो रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। अब रास्ते सारे बंद हो जाते हैं तो वहाँ भूखमरी भी अधिक हो जाती है। भूखमरी अधिक हो जाती है तो वहाँ खाने पीने की बहुत समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किले के अंदर गार्डन होता है, उस गार्डन में जो कुछ फल वगैरह लगे हुए थे, कच्चा आम, जो खाकर कुछ समय बिताते हैं मुगल सैनिक। फिर वहां पर खाने पीने की कोई सामग्री नहीं होती, कोई भी उनके पास ऑप्शन नहीं होता, खाने पीने का कुछ भी साधन नहीं होता है। तो स्वयं इसी स्थिति में स्वयं के जो घोड़े होते हैं वो घोड़े मार के भी खाने पड़ते हैं इनको। ऐसी बुरी दशा हो जाती है मुगल सैनिकों की गोगुंदा के किले में। फिर वहां से जो कुछ सैनिक बचते हैं वो पलायन कर अजमेर चले जाते हैं। ये दशा होती है गोगुंदा के किले में मुगल सैनिकों की। फिर ये जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये दृश्य पूरा वीर योद्धाओं का है जो हल्दीघाटी युद्ध में शहीद हुए उन वीर योद्धाओं का है। इसमें विशेष तौर पर यह है कि कौशिक स्थल की महारानी रमाकू है।
इनका महत्व ये है कि महाराणा प्रताप का आह्वान था कि प्रत्येक घर से कोई न कोई जेंट्स इस हल्दीघाटी युद्ध में आना चाहिए और इस युद्ध में भाग लेना चाहिए। तो क्या होता है, कारणवश इनके जब हल्दीघाटी युद्ध होता है उससे 2 महीने पहले इनके पति की मृत्यु हो चुकी होती है और इनके घर में 2 बालक होते हैं, वो भी छोटे होते हैं, तो युद्ध में जाने के लिए कोई समर्थ नहीं होता है। तो ये कौशल की महारानी रमा कुंवर स्वयं निर्णय लेते हैं और निर्णय लेकर सैनिक वेश धारण करते हैं और सैनिक वेश धारण कर इस युद्ध में आता है और युद्ध लड़ते हुए अंत में ये घायल हो जाते हैं। जब घायल हो जाते हैं तो इनका उपचार चलता है कालोड़ा ग्राम में, हल्दीघाटी के पास में एक कालोड़ा गांव है, वहां पर इनका उपचार चलता है। उपचार के दौरान सैनिकों द्वारा पूछा जाता है, ये देखा जाता है कि ये तो कौशल की महारानी रमा कुंवर है। फिर इनसे पूछा जाता है कि कौशल की महारानी रमा कुंवर कि आप यहाँ कैसे? तो ये सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि महाराणा प्रताप का आह्वान था कि प्रत्येक घर से कोई न कोई जेंट्स इस हल्दीघाटी युद्ध में आना चाहिए, लेकिन मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं था, इस कारण से मैंने स्वयं निर्णय लिया और निर्णय लेकर इस युद्ध में आए और युद्ध लड़ते हुए अंत में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसे ऐसा ये स्पष्ट हो जाता है कि उस जमाने में महिला भी कितनी वीरांगना दिखाती थी कि किसी भी कार्य में, किसी भी प्रकार का भले युद्ध लड़ना हो चाहे किसी भी प्रकार का कार्य हो, हमेशा आगे बढ़ती थी, हमेशा तत्पर रहती, तैयार रहती थी। ये जो दृश्य देख रहे हैं आप आसफ खान मानसिंह का, जब आसफ और मानसिंह युद्ध होने के पश्चात अपने दरबार में जाते हैं, अजमेर अकबर के दरबार में जब वहां जाते हैं तो इनकी 6 महीने के लिए डोरी बंद कर जाती है। अब 6 महीने के लिए डोरी बंद करने का मतलब ये होता है कि 6 महीने के लिए इनको दरबार में प्रवेश बंद कर दिया जाता है। तो इसी से ऐसे स्पष्ट हो जाता है कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय रही, न कि अकबर की। इस विजय के उपलक्ष्य में इतिहासकार भी कहते हैं, जैसे कर्नल जेम्स टोड है, अल-बदायनी, देव कोठारी, ये इतिहासकार एविडेंस के साथ बताते हैं कि हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की ही विजय रही, न कि अकबर की। ये एविडेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये जो 135 लोगों की सूची बनी हुई है, ये सूची उन लोगों की जो हल्दीघाटी युद्ध में शहीद हुए। अब शहीद तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन अभी तक इतिहास के अनुसार सर्च करने पर नाम सहित 135 लोगों की सूची ये मिल चुकी है, जो इस प्रकार है। फिर ये पिछले दृश्य देख रहे हैं आप, आवरगढ़ दुर्ग यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है, जाडोर खलासे में। वहीं पर एक कमलनाथ महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, तो वहां पर महाराणा प्रताप होते हैं जो अपनी पूजा अर्चना करते हैं और वहां 9 वर्ष संघर्षकालीन राजधानी बनाते हैं आवरगढ़ दुर्ग में। और आवरगढ़ दुर्ग में 9 वर्ष संघर्षकालीन राजधानी रहती है और वहां से पलायन कर चावड़ चले जाते हैं और चावड़ में 12 वर्ष संघर्षकालीन राजधानी रहती है इनकी। और चावड़ में ही अंत में 19 जनवरी 1597 को इनका देवसान हो जाता है महाराणा प्रताप का। वहीं पर चावड़ में महाराणा प्रताप की समाधि बनी हुई है। अगर आप वर्तमान में अगर महाराणा प्रताप की समाधि देखना चाहते हो तो चावड़ में एक बांडोली गांव है, वहां पर महाराणा प्रताप की समाधि बनी है। जो राजस्थान के जो महापुरुष हुए उनके बारे में है सिरा क्रांतिकारी ठाकुर खुशहाल सिंह आहुआ। जो ये ठाकुर खुशहाल सिंह जी है, ये सूर्यमल मिश्रण है, महाकवि। ये जो महाकवि थे। और ये देवनारायण भगवान जो इस प्रकार है। ये है गोविंद गुरु जो भाषागार डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। ये बेणेश्वर के संत महावजी जो भिलू के मतलब बेणेश्वर धाम में इनकी बनी हुई है, वहाँ पर धाम बना हुआ है। ये स्वतंत्र सेनानी रामचंद्र सेन है और ये केसी सिंह बारट और वीर अमर सिंह जी राठौड़ है ये। और हिंदू भूषण महाराजा सूरजमल ये और विजय सिंह पथिक, ये जो मूल नाम भूप सिंह था इनका। ये धर्म रक्षक जम्बोजी महाराज, ये वीर तेजा जी वचन रक्षक मानते हैं इनको। वृक्षों की रक्षा करने वाले ब्रह्मता देवी, ये वीर हमीर देव जो हटीले राजा के रूप में जानते हैं इनको। ये दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती। केसरी वीर दुर्गादास राठौड़, संत पिपाजी, योगी राजा भरत हरि और स्वामी रामचरण जी, गोगाजी चौहान, शेखाजी, संत दादू दयाल जी, पृथ्वीराज चौहान और ये बाबा रामदेव जो रामदेवरा में इनका मंदिर बना हुआ है। ओके। और ये इधर क्या दर्शन? राम प्रसाद हाथी। अच्छा, तो इधर ये राम प्रसाद हाथी की मूर्ति बनाई गई है ना, स्टैचू। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त था ये हाथी। वाह, अद्भुत। और इधर ये मंदिर बने हुए अपने मेवाड़ के 9। अच्छा अच्छा, ओके। ये इधर क्या है? हनुमान जी। अच्छा, यहाँ फोटो वगैरह के लिए। ये फोटोग्राफर है, अपनी जो कोई राजस्थानी साफा में मेवाड़ी साफे में फोटो खिंचाना चाहता है तो ये खींचने की सुविधा है यहाँ पर। और यहाँ आपको सामने ऊपर दिखाई दे रही होगी महाराणा प्रताप का स्टेचू है। हाँ हाँ। ये स्टेचू 57 फीट हाइट पर बना हुआ है।
मतलब 57 फीट हाइट इसलिए रखी गई है कि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को और उनका देवसान होता है 19 जनवरी 1597 को। तो 57 साल ही जिए थे, उस आधार को मानकर 57 फीट हाइट रखी गई है इस स्टेचू की। ये विशेषता है। और ये 8 धातु में बनी हुई, 8 प्रकार के धातु से निर्मित है ये। तो जनाब मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अपन अब चलते हैं हल्दी घाटी की तरफ। तो जनाब मैं हूँ अभी प्रताप गौरव केंद्र में, और एक चीज़ अगर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपको बेटर लगे तो ये भी आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू। अगर बजट ट्रैवलर हैं तो ये चीज़ आप ऑप्शन मैं तो कहता हूँ ज़रूर चूज़ करिए, ताकि जो कैलकुलेशन है आपका ख़र्चा है वो कहीं ना कहीं बच जाएगा। नाम क्या सर आपका? सर मेरा नाम मनोज साहू है। हाँ हाँ हाँ। ऑटो चलाता हूँ मैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ यूट्यूब के माध्यम से कि जो लोग आते हैं अभी नेट से देख के बाइक वगैरह रेंट पे लेते हैं, उनका रेंट का जो चार्ज होता है 300 से 400 रुपये पर डे। उसके अलावा 100 रुपये जो उनका पेट्रोल खर्चा आता है 150 रुपये वो अलग से होता है। ये खर्चा सर टोटल मिला 600-700 रुपये बैठता है। और दिन भर आपको बाइक पर परेशान होना पड़ता है, नेट से मैप देखना पड़ता है और सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। अगर आप चाहें तो 600 में ऑटो से घुमाते हैं, फुल डे उसकी सर्विस होती है 6 से 7 घंटे। तो बाइक से कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी हेडेक रहती होगी, कहीं ना कहीं पुलिस वाले रोक लेते हैं, और कहीं कोई अगर ख़राब हो जाए बाइक या फिर, और आजकल तो बाइक स्कैम आपने सुने होंगे बहुत सारे होते हैं। सुबह आप अच्छी तरीके से बाइक ले जाते हो, अगर कोई दिक्कत हो जाती है आपको नहीं पता चलती है, लेकिन शाम को वो चीज़ बाइक वाले दिखा के कहते हैं कि आपने ये ख़राब कर दिया, ये ख़राब कर दिया। तो आप पर कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ, बंदे के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप ये मिनिमम चार्ज लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं। आप बाइक से भी कवर करेंगे तो तकरीबन 500-600 रुपये लग जाते हैं अपन के, और यहाँ पर इतना हेडेक नहीं होता है। 600 रुपये का चार्ज हम बता रहे हैं ऑटो, उसमें कुछ हमें कुछ नहीं मिलता है। 200 रुपये गाड़ी किराया लगता है ऑटो का, 100-150 का हमारा भी पेट्रोल जलता है, और 200-250 रुपये में दिन भर का मेहनताना मिलता है। उसमें हम आपको सेवा दे सकते हैं निस्वार्थ। ये हमारा सर सर्विस है आपके लिए। तो भाई का मैं जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है मैंने, और अगर आप चाहें तो उदयपुर आ रहे हैं तो भाई को अवश्य कॉल कर लीजिए। तो फिर अपन चलते हैं अब हल्दी घाटी की साइड। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे हल्दी घाटी, अब ये है महाराणा प्रताप स्मारक। तो जनाब मेरे पीछे है रक्त तलई में फाइनली खमनौर गांव में पहुंच चुका हूं। गांव नहीं कह सकते, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, लेकिन हाँ गांव के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा आपको, ये चेतक महाराणा प्रताप स्मारक से उतरने के बाद छलांग लगाई इस एरिया में, और जैसे ही छलांग लगाई उधर से इधर, वहाँ जाके उसने अपना दम तोड़ दिया।